नमस्कार दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपना अध्ययन का प्रमुख बिंदु चल रहा है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों में अब तक हम गुलाम वंश पढ़ चुके हैं, खिलजी वंश पढ़ चुके हैं, तुगलक राजवंश पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे दोस्तों हम सैयद राजवंश और लोधी राजवंश। दिल्ली सल्तनत के अध्ययन पर आज की वीडियो क्लास अंतिम क्लास है दोस्तों। यानी आज की वीडियो क्लास में हम दिल्ली सल्तनत का पूरा चैप्टर समाप्त कर लेंगे। आइए दोस्तों, चैप्टर पर आरंभ करते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको जानकारी दे दूं, सैयद जो राजवंश था दोस्तों, ये एक छोटा सा राजवंश रहा है। सैयद राजवंश 1414 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1451 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। कुल मिला के 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी के इस छोटे समय अंतराल में सैयद राजवंश का शासन रहा। सैयद राजवंश का संस्थापक खिज्र खान था भाई। कौन था दोस्तों? खिज्र खान नामक व्यक्ति था। इसे रैयत ए आला नाम से भी जाना जाता है। या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत के उस शासक का नाम बताइए जिसने रैयत ए आला नामक उपाधि ग्रहण की। उसका नाम खिज्र खान था और यह सैयद वंश का था भाई। सैयद वंश में दोस्तों एक और शासक आता है, उसका नाम है मुबारक शाह। मुबारक शाह के शासन काल की एक महत्वपूर्ण बात आपसे पूछी जा सकती है और वो बात दोस्तों एक ग्रंथ को लेकर है, एक पुस्तक को लेकर है। एक लेखक थे दोस्तों, उनका नाम था यहया बिन सरहिंदी। यहया बिन सरहिंदी, इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तारीख ए मुबारक शाही। तो यहां से दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है कि तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह यहया बिन सरहिंदी के द्वारा लिखी गई। और इस पुस्तक की रचना सैयद वंश के कौन से शासक के काल में हुई थी? मुबारक शाह के काल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, सैयद वंश के बारे में आपको केवल ये 2 क्वेश्चन ध्यान रखनी है कि सैयद वंश का शासन काल कब से कब तक रहा? 1414 से 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। कौन से शासक को रैयत ए आला नामक उपाधि वाला शासक माना जाता है? खिज्र खान को। तारिक ए मुबारक शाही पुस्तक किसने लिखी थी? यहया बिन सरहिंदी ने लिखी थी। और किसके शासन काल में इस पुस्तक की रचना हुई थी? ये मुबारक शाह के शासन काल में हुई थी, जो सैयद राजवंश का शासक था। अब पढ़िए दोस्तों आप लोधी राजवंश। आज के अध्ययन का जो मुख्य चैप्टर है वह है दोस्तों लोधी वंश है। लोधी वंश का शासन काल भारत में 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। दोबारा देख लीजिए, 1451 ईस्वी में प्रारंभ हुआ लोधी वंश और 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई होते ही लोधी राजवंश भारत में समाप्त हो जाता है। यह भारत में दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन करने वाला अंतिम राजवंश था। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला प्रथम राजवंश तो था गुलाम राजवंश और जो अंतिम राजवंश था उसका नाम है लोधी वंश। ठीक है दोस्तों, तो अब देखें आप अपन लोधी वंश का परिचय प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था भाई। पूछ लिया जाए कि इतिहास में लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी नामक व्यक्ति के द्वारा 1451 ईस्वी में की गई। इसीलिए बहलोल लोधी को लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है। बहलोल लोधी प्रथम अफगान शासक था जिसने दिल्ली पर शासन किया भाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा की दृष्टि से कि दिल्ली के तख्त पर शासन करने वाली एकमात्र अफगान राजवंश कौन सा था भाई, या एकमात्र अफगान राजवंश की सत्ताधारी शासक कौन थे? वो दोस्तों लोधी वंश के शासक थे। लोधी वंश से पहले ये जो 4 शासक थे ना दोस्तों, सैयद वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और गुलाम वंश, ये 4 दोस्तों तुर्क थे। तुर्क जाति के शासक थे इन 4 राजवंशों में। जबकि जो 5वां राजवंश है लोधी वंश, इसमें शासन करने वाले दोस्तों अफगान जाति के लोग थे या अफगानिस्तान के रहने वाले थे। तो यहां से ये अच्छा सवाल पूछा जा सकता है कि दिल्ली के तख्त पर शासन करने वाली
प्रथम अफगान जाति कौन सी थी भाई? ये बहलोल लोदी का लोदी राजवंश था। ठीक है दोस्तों, अब यहां आगे की जानकारी देखिए आप सिकंदर लोदी के बारे में देखिए। बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी बना भाई। सिकंदर लोदी ने 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक शासन किया भाई। सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक था। सिकंदर लोदी को लोदी राजवंश का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। यह गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था भाई। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछ लिया जाए कि इतिहास में लोदी वंश के उस राजा का नाम बताइए जो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। और ये गुलरुखी नाम की कविताएं दोस्तों ये फारसी भाषा की लिखता था भाई। कौन सी भाषा में लिखता था? फारसी भाषा। अतः सिकंदर लोदी फारसी साहित्य के लिए जाना जाता था। दोबारा बता दूं मैं आपको, सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक रहा भाई। सिकंदर लोदी लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। यह सबसे महत्वपूर्ण शासक था। यह फारसी साहित्य से संबंधित कविताएं लिखता था गुलरुखी के नाम से। तो यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से शासक को गुलरुखी के नाम से जाना जाता है, या कौन से शासक को फारसी भाषा की गुलरुखी किताबों के लिए जाना जाता है या कविताओं के लिए जाना जाता है। उसका नाम सिकंदर लोदी है। सिकंदर लोदी की उपाधि है दोस्तों सुल्तान सिकंदर शाह है। तो दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के अधीन वह कौन सा राजा था जिसने सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि ग्रहण की? उस राजा का नाम सिकंदर लोदी ही था। सिकंदर लोदी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की। यह सवाल अभी हाल ही में दोस्तों 2021 में जो राजस्थान एसआई की एग्जाम हुई थी, राजस्थान सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था, जीके का पेपर, उसमें यह सवाल पूछ लिया गया था कि आगरा शहर किसने बसाया था? तो आगरा शहर सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की। और यहां से दोस्तों एक निर्णायक क्वेश्चन भी बढ़ता है। अब तक दिल्ली के सुल्तानों की जो राजधानी रही है वो दोस्तों दिल्ली रही है, या दिल्ली सल्तनत के शासकों की जो राजधानी है वो दिल्ली रही है। कई शासकों ने छोटे तौर पर जैसे अपनी राजधानियां बदली है, जैसे कईयों ने तुगलकाबाद बनाई है। आगे बात समझ में इस प्रकार। लेकिन यहां देखिए आप, आगरा जो है ना, आगरा दिल्ली के शासकों की जो राजधानी है सबसे पहले सिकंदर लोदी ने बनाई थी। तो यहां से यह अच्छा सवाल पूछा जा सकता है कि आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था? आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक सिकंदर लोदी था भाई, जिसने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की और इसने आगरा को अपने लोदी वंश की राजधानी बनाई दिल्ली के स्थान पर। ये जो सिकंदर लोदी है, इसने दोस्तों एक भूमि मापन का पैमाना भी तैयार करवाया था भाई। और इस भूमि मापन के पैमाने को गज ए सिकंदरी के नाम से जाना गया। इतिहास में क्वेश्चन पूछा जाता है, गज ए सिकंदरी क्या है? सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया भूमि मापन का जो पैमाना था उसे गज ए सिकंदरी के नाम से जाना गया। आपसे पूछ लिया जाए कि गज ए सिकंदरी की माप क्या थी, इसकी माप 30 इंच बताई गई है भाई। कितनी बताई गई है? 30 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिकंदर लोदी ने दोस्तों एक महत्वपूर्ण रचना लिखी थी भाई, और उस रचना का नाम था लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लज्जत ए सिकंदर शाही नामक रचना कौन से लोदी वंश के शासक के द्वारा की गई थी? यह दोस्तों सिकंदर लोदी के द्वारा ही की गई थी। ये जो सिकंदर लोदी है, इसने दोस्तों हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था। भारत में ये हिंदू मंदिरों का दुश्मन बताया जाता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने हिंदू मंदिरों को तुड़वाकर उनकी जगह मस्जिदों का निर्माण करवाया। तो यह सवाल पूछा जा सकता है कि वह शासक कौन था जिसने हिंदू मंदिरों को तुड़वाकर उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया? उस शासक का नाम सिकंदर लोदी था। दोस्तों सिकंदर लोदी एक असहिष्णु शासक था।
यानी उसने ना तो दोस्तों हिंदू धर्म पर विशेष रूप से ध्यान दिया और इसने ना ही मुस्लिम धर्म पर विशेष रूप से ध्यान दिया। यानी सभी धर्मों के बीच में इसने धार्मिक सद्भावना या धार्मिक सहिष्णुता की नीति नहीं अपनाई। इसलिए सिकंदर लोदी को धार्मिक मामलों में एक असहिष्णु शासक बताया जाता है। सिकंदर लोदी ने दोस्तों केवल हिंदू धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया है, इसने तो दोस्तों इस्लाम जो धर्म था, मुस्लिम धर्म था, उसमें भी हस्तक्षेप किया है। जैसे इसने ये जो मुसलमानों का त्योहार मनाया जाता है ताजिया, मुसलमानों में पवित्र एक त्योहार मनाया जाता है भाई, ताजिया निकाले जाते हैं, तो इन ताजियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था इन्हें कि मुसलमान आज के बाद में ताजिया नहीं निकालेंगे। तो इतिहास में कौन से शासक ने ताजिए निकालने पर प्रतिबंध कर लगा दिया था? उस शासक का नाम सिकंदर लोदी था। इसने जो ये महिलाएं है ना, महिलाएं मुस्लिम महिलाएं, विशेष रूप से मुस्लिम महिलाएं पहले क्या होती थी दोस्तों, लोदी वंश में सिकंदर लोदी के शासन काल से पहले सभी मुस्लिम महिलाएं पीरों की मजार पर जा सकती थी। पीर इस्लाम धर्म में गुरु को पीर कहा जाता है, या जो मस्जिद होती थी वहां पर जा सकती थी महिलाएं। लेकिन सिकंदर लोदी ने उन पर भी बैन लगा दिया। सिकंदर लोदी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि महिलाएं ना तो पीरों की मजार पर जा सकती है और ना ही मस्जिदों में प्रवेश कर सकती है और ना ही कोई मुसलमान ताजिए निकाल सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा जा सकता है यहां से कि मुसलमानों में ताजिए पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? सिकंदर लोदी। महिलाओं का मस्जिदों में प्रवेश का निषेध किसने कर दिया था? सिकंदर लोदी ने। हिंदू मंदिरों को तुड़वाकर उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण किसने करवा दिया था? सिकंदर लोदी ने। धार्मिक मामलों में लोदी वंश का कौन सा शासक सबसे ज्यादा असहिष्णु था? सिकंदर लोदी था भाई। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था भाई। हिंदुओं पर कौन सा कर लगा दिया था? जजिया कर। तो लोदी वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था। उसका नाम सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। अतः इसका शासनकाल 1489 में तो प्रारंभ होता है और 1517 में इसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। ये जो सिकंदर लोदी था, इसके समकालीन एक संत थे भाई जो काफी प्रसिद्ध रहे हैं। उन संत का नाम था कबीरदास जी। क्या नाम था भाई? कबीरदास जी। तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि कबीरदास जी कौन से शासक के समकालीन थे? क्या वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे? क्या वो बहलोल लोदी के समकालीन थे? या फिर वो इब्राहिम लोदी के समकालीन थे? तो दोस्तों ये जो कबीरदास जी है ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जानकारी समझ में आई है दोस्तों? यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो एक बार सिकंदर लोदी के बारे में छोटा सा परिचय देख लीजिए, रिवीजन देख लीजिए, ताकि हम आगे का अध्ययन प्रारंभ कर सके। भारत में लोदी वंश का शासन 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। भारत में लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, जिसने 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी प्रथम अफगान शासक था जिसने दिल्ली में सत्ता स्थापित की। यानी अफगानों से पहले अब तक भारत में तुर्कों का शासन था। तो यह पहला शासन था जो अफगान साम्राज्य था और जिसने दिल्ली के तख्त पर राज किया। बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी बना। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन करता है। यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। यह गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। इसने सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से उपाधि ग्रहण की। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और इसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई। आगरा को सबसे पहले राजधानी बनाने वाला शासक सिकंदर लोदी ही था। गज ए सिकंदरी नामक एक भूमि का पैमाना जो 30 इंच का हुआ करता था, इसकी स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। सिकंदर लोदी ने लज्जत ए सिकंदर शाही के नाम से एक कविता की रचना की। सिकंदर लोदी ने हिंदू मंदिरों को तुड़वाया और उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। इसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। इसकी मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हुई। इसने मुसलमानों के ताजिए निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया और महिलाएं मजार और मस्जिद पर नहीं जा सकती, ऐसा भी प्रतिबंध लगा दिया। सिकंदर लोदी के समकालीन संत कबीरदास जी थे। अब देखिए दोस्तों इब्राहिम लोदी के बारे में।
इब्राहिम लोदी से भी दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा भाई। यानी लोदी वंश में सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी बना। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था भाई। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। ये बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, आपसे पूछ ले जाइए कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था भाई? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो लोदी राजवंश का अंतिम शासक था। ठीक है। इब्राहिम लोदी महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों युद्धों के लिए जाना जाता है। इब्राहिम लोदी ने मुख्य रूप से खातौली का युद्ध लड़ा था भाई। ये जो खातौली का युद्ध हुआ था, यह दोस्तों बूंदी में हुआ था। कहां पर हुआ था भाई? बूंदी में हुआ था। और ये जो खातौली का युद्ध हुआ था दोस्तों, यह इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था भाई। राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे और इब्राहिम लोदी दिल्ली के सुल्तान थे। ठीक है दोस्तों, तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खातौली का युद्ध हुआ बूंदी में, तत्कालीन कोटा राज्य में। इस युद्ध में दोस्तों महाराणा सांगा जीत जाते हैं भाई। महाराणा सांगा जीत जाते हैं और इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में पराजय होती है। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में महाराणा सांगा के साथ ही एक दूसरा युद्ध और हुआ था भाई, जिसका नाम था बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध दोस्तों धौलपुर में हुआ। बाड़ी का युद्ध कहां पर हुआ भाई? धौलपुर में हुआ। और धौलपुर में यह युद्ध महाराणा सांगा और मियां मक्खन तथा फरमूली, ये दो सेनापति थे दोस्तों। एक का तो नाम था मियां मक्खन और एक का नाम था फरमूली। ये दोनों सेनापति इब्राहिम लोदी के थे भाई। अगले युद्ध में, खातौली के युद्ध के बाद जो बाड़ी का युद्ध हुआ महाराणा सांगा के खिलाफ, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने अपने दो सेनापति भेजे थे भाई। एक का तो नाम था मियां मक्खन और एक का नाम था फरमूली। ये दोनों भी इस युद्ध में हार जाते हैं और महाराणा सांगा इसमें जीत जाते हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ के महाराणा सांगा के खिलाफ दो अभियान शुरू किए थे भाई। और दोनों अभियानों में दोनों युद्ध हुए थे, एक तो खातौली का युद्ध और एक बाड़ी का युद्ध। और इन दोनों ही युद्धों में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा या इनको असफलता झेलनी पड़ी। फिर आगे चलकर दोस्तों इब्राहिम लोदी का मुख्य जो युद्ध हुआ था वह हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था भाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। आजकल दोस्तों डेट पूछी जाती है, इसलिए आप डेट का जरूर ध्यान रखिए कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत आपको बता दूं भारत के हरियाणा राज्य में है दोस्तों। पानीपत भारत के कौन से राज्य में है भाई? हरियाणा राज्य में है। या पानीपत का युद्ध का मैदान हरियाणा राज्य में, पानीपत का युद्ध का मैदान, तराइन का युद्ध का मैदान, ये दोनों ही हरियाणा राज्य में है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था भाई। ये बाबर मुगल था, तो बाबर दोस्तों इस युद्ध में जीत जाता है और इब्राहिम लोदी की यहां पर हत्या कर दी जाती है, या इसको हरा दिया जाता है। पूछ ले जाए कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई थी, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। पानीपत का युद्ध का मैदान वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में है और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर युद्ध जीत जाता है और यहाँ इब्राहिम लोदी हार जाता है और यहाँ पर इसकी हत्या कर दी जाती है। अब सवाल ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये जो बाबर विदेशी था, तो बाबर को भारत में आने का न्योता किसने दिया था भाई? बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? इनमें से दोस्तों ये जो इब्राहिम लोदी है ना, इब्राहिम लोदी, एक तो इसका चाचा था ये आलम खान। एक तो इब्राहिम लोदी का चाचा था जिसका क्या नाम था दोस्तों? आलम खान। और एक ये पंजाब का शासक था भाई, पंजाब का शासक जिसका नाम था दौलत खान। अतः पंजाब के शासक दौलत खान और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने बाबर को भारत में आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा था भाई। और इनके निमंत्रण ही पर ही बाबर भारत में सेना लेकर आता है और इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत की प्रथम लड़ाई करता है। यह युद्ध जीत जाता है और इब्राहिम लोदी की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। यहाँ आगे की जानकारी दोस्तों सैयद वंश की है, जो मैंने आपको बताई दी है।
आगे बढ़ाने से पहले एक बार आप इब्राहिम लोदी का सामान्य परिचय दोबारा देख लें, या इनसे संबंधित जितनी भी जो जानकारियां हैं वो दोबारा देख लें, कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इब्राहिम लोदी ने 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली के तख्त पर शासन किया। माफी चाहता हूं, दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन किया, जबकि इसकी जो राजधानी थी वह आगरा थी भाई। इसकी राजधानी क्या थी? आगरा, क्योंकि सिकंदर लोदी ने लोदी वंश की राजधानी दिल्ली से बदलकर आगरा कर ली थी भाई। तो इसका जो उत्तराधिकारी राजा बना था इब्राहिम लोदी, यह दोस्तों आगरा का शासक बना था। कहां का शासक बना था? आगरा का। तो इसके साम्राज्य की राजधानी आगरा थी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में मुख्य रूप से ये 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुई। एक तो खातौली का युद्ध जो बूंदी में हुआ, तत्कालीन कोटा, और ये युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ। युद्ध में राणा सांगा जीत जाता है, इब्राहिम लोदी का यह अभियान असफल रहता है। दूसरा युद्ध हुआ था बाड़ी का युद्ध, जो वर्तमान में धौलपुर जिले में है। यह राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के 2 सेनापति मियां मक्खन और फरमुली के बीच में हुआ। राणा सांगा इस युद्ध में भी जीत जाते हैं और इब्राहिम लोदी को यहां पर भी असफलता हाथ लगती है। इब्राहिम लोदी की तीसरी महत्वपूर्ण लड़ाई पानीपत के युद्ध के रूप में हुई। पानीपत का युद्ध का मैदान वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में है। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। इस युद्ध में बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है, जहां इसकी हत्या कर दी जाती है। पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता किसने दिया था? एक तो पंजाब का शासक था दौलत खान, और एक इब्राहिम लोदी का चाचा था भाई आलम खान। इन्होंने ही बाबर को भारत में बुलाया था। सैयद वंश के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खान था, जो रैयत ए आला उपाधि के नाम से जाना जाता था, या ये अपने नाम के पहले रैयत ए आला नामक उपाधि का प्रयोग करता था। इस सैयद वंश का एक दूसरा शासक था जिसका नाम था मुबारक शाह है। मुबारक शाह के शासनकाल में याहिया बिन सरहिंदी ने एक किताब लिखी थी, तारीख ए मुबारक शाही। अब आप दोस्तों मुगल कालीन महत्वपूर्ण पुस्तकें देखिए भाई। यहां ये दोस्तों इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी ना किसी एग्जाम में दोस्तों इनमें से कोई ना कोई पुस्तक और उस पुस्तक के लेखक के बारे में जरूर पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इन पुस्तकों के बारे में जरूर अध्ययन करें। पूछ लिया जाए चचनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? यह अली अहमद के द्वारा लिखी गई थी भाई। किसके द्वारा लिखी गई थी? अली अहमद के द्वारा। पूछ लिया जाए तारिक उल हिंद, इसी किताब का दूसरा नाम है किताबुल हिंद। एक तो नाम है तारिक उल हिंद और एक का नाम है किताबुल हिंद। तो तारिक उल हिंद या किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? अल बरूनी के द्वारा लिखी गई। आपसे पूछ लिया जाए कि खजाइन उल फतह या फिर तारीख अलाई, खजाइन उल फतह किताब का ही दूसरा नाम है तारीख अलाई, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई भाई? अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। गीत गोविंद, हरि केली, ललित विग्रहराज और प्रसन्न राघव, ये 4 किताबें हैं। गीत गोविंद, हरि केली, ललित विग्रहराज और प्रसन्न राघव, ये किताबें किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? ये किताबें जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। जयदेव की दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा गीत गोविंद पुस्तक आई है आज तक, तो इसका जरूर ध्यान रखना। गीत गोविंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जयदेव के द्वारा। ये जो हरिकेली नाटक और ललित विग्रहराज है ना, ये दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ जो चौहान शासक थे उनके बारे में भी इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आप ध्यान रखना, हमीर मद मर्दन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हमीर मद मर्दन पुस्तक जय सिंह सूरी के द्वारा लिखी गई थी भाई। किसके द्वारा लिखी गई? जय सिंह सूरी के द्वारा लिखी गई, जिसमें हमीर देव चौहान की जानकारी मिलती है। हमीर देव चौहान और खिलजी वंश की जानकारी जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से मिलती है। आपसे पूछ ले जाए कि मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन थे? विज्ञानेश्वर मिताक्षरा पुस्तक के लेखक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों ये। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन थे? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के बारे में आपसे कंपटीशन एग्जाम में एक और सवाल पूछा जा सकता है कि यह किस विषय से संबंधित थी? मिताक्षरा पुस्तक कानून विषय से संबंधित थी, विधि विधान विषय से संबंधित थी। तो कानून से संबंधित मिताक्षरा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? विज्ञानेश्वर के द्वारा। यदि आपसे पूछ ले जाए कि राज तरंगिणी पुस्तक किसने लिखी भाई? राज तरंगिणी पुस्तक कल्हण के द्वारा लिखी गई थी।
किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हण के द्वारा। और ये जो राज तरंगिणी पुस्तक है जो कल्हण ने लिखी, इस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास है भाई। किसका इतिहास लिखा गया है? कश्मीर का इतिहास। तो एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है? राज तरंगिणी। इसी पुस्तक में उल्लेख किया गया था कि सम्राट अशोक ने श्रीनगर शहर बसाया जो कश्मीर का है। ये जो पृथ्वीराज रासो किताब भाई चंदवरदाई ने लिखी थी, जिसका मूल नाम था पृथ्वी भट्ट वल्लादी। यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है, चंदवरदाई का मूल नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट वल्लादी। ये जो चंदवरदाई है ना, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान था भाई, जो मूल रूप से लाहौर का था। कहां का था? लाहौर का था। तो इस चंदवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी गई भाई। कौन सी पुस्तक है? पृथ्वीराज रासो। आपसे पूछ ले जाए हमीर महाकाव्य और हमीर रासो पुस्तक किसने लिखी थी? यह पुस्तक सारंगधर ने लिखी थी भाई। किसने लिखी थी? सारंगधर ने। एक बार केवल किताबों का शॉर्टकट रिवीजन देखिए। चचनामा अली अहमद ने लिखी। तारिक उल हिंद, इसे किताबुल हिंद भी कहते हैं, यह पुस्तक अल बरूनी ने लिखी। खजाइन उल फतेह, जिसे तारीख अलाई कहते हैं, यह पुस्तक अमीर खुसरो ने लिखी। गीत गोविंद, हरि केली, ललित विग्रहराज, प्रसन्न राघव, ये किताबें जयदेव ने लिखी। हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी ने। मिताक्षरा नामक कानून की किताब विज्ञानेश्वर ने। राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास है, कल्हण के द्वारा। पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई के द्वारा। हमीर महाकाव्य और हमीर रासो सारंगधर के द्वारा लिखी गई। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आज की वीडियो क्लास में आपको सैयद वंश के बारे में जानकारी दी है, लोधी वंश के बारे में जानकारी दी है, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं आपके सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आप दोस्तों इस वीडियो क्लास को यहीं स्थायी बनाना चाहते हैं या यहीं पर आप इसको याद करना चाहते हैं, तो एक बार पूरे मैटर का मेरे साथ स्पेशल रिवीजन जरूर देख लीजिए। आइए दोस्तों, लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, जिसने 1451 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अधीन लोधी वंश की स्थापना की। ये जो लोधी वंश था, ये दिल्ली के तख्त पर शासन करने वाला प्रथम अफगान शासन था भाई। ठीक है। और जो बाकी के ऊपर वाले 4 थे वो तुर्क शासन थे। अतः दिल्ली पर प्रथम अफगान सत्ता स्थापित करने वाला शासक कौन था? बहलोल लोधी, जिसने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की। बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी बनता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक लोधी वंश का राजा बनता है। लोधी वंश के सभी शासकों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ शासक था सिकंदर लोधी। ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था जो फारसी साहित्य से संबंधित थी। सिकंदर लोधी की उपाधि है सुल्तान सिकंदर शाह। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाई। तो दिल्ली से आगरा राजधानी चेंज करने वाला प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने भूमि मापन का एक पैमाना भी विकसित किया था जिसका नाम था गज ए सिकंदरी, जो 30 इंच का हुआ करता था। इसने एक रचना लिखी थी लज्जत ए सिकंदर शाही। सिकंदर लोधी ने हिंदू मंदिरों को तोड़वाकर उनके स्थान पर मस्जिदें बनवाई। इसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। इसकी मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हुई। इसने मुसलमानों के ताजिए निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। महिलाओं का मस्जिद में प्रवेश करना निषेध कर दिया। सिकंदर लोधी के समकालीन संत था कबीर दास जी। इब्राहिम लोधी 1570 से 1526 ईस्वी में आगरा का शासक बना। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, इब्राहिम लोधी के युद्ध देखिए। इसने खातौड़ी का युद्ध किया जो बूंदी में है, इब्राहिम लोधी और महाराणा सांगा के बीच में। इसमें सांगा जीत गया, इब्राहिम लोधी असफल हुआ। इसने दूसरी लड़ाई बाड़ी के युद्ध की लड़ी जो धौलपुर में है। इसमें भी राणा सांगा जीत गया और इब्राहिम लोधी के 2 सेनापति मियां मक्खन और फरमुली हार गए। इब्राहिम लोधी के द्वारा लड़ी गई तीसरी प्रमुख लड़ाई पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था।
21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। पानीपत का युद्ध हरियाणा में हुआ। इस युद्ध में बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी मारा जाता है। बाबर को भारत में आने का निमंत्रण इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान देते हैं और पंजाब के राजा दौलत खान देते हैं। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा। इसका संस्थापक खिज्जर खान था, जो रैयत ए आला नामक उपाधि का प्रयोग करता था। सैयद वंश का एक और शासक था जिसका नाम था मुबारक शाह। इसके शासनकाल में एक प्रसिद्ध किताब लिखी गई थी, तारीख ए मुबारक शाही। इस किताब का लेखक याहया बिन सरहिंदी था भाई। सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक इस प्रकार है। चचनामा पुस्तक के लेखक अली अहमद है। तारिक उल हिंद और किताबुल हिंद नामक पुस्तक अल बरूनी के द्वारा लिखी गई। खजाइन उल फतेह और तारीख अलाई नामक पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। गीत गोविंद, हरि केली, ललित विग्रहराज और प्रसन्न राघव, ये किताबें जयदेव ने लिखी। हमीर मद मर्दन जयसिंह सूरी के द्वारा लिखा गया। मिताक्षरा नामक कानून की किताब विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई। कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई। यह राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण थे, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई के द्वारा लिखी गई, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान था। हमीर महाकाव्य और हमीर रासो सारंगधर के द्वारा लिखी गई। तो इस प्रकार दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है या आपको अच्छी लगी है, तो दोस्तों अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब के लिए धन्यवाद।